आज की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, नोटिफिकेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चौधरी परवेज इलाई इज है बाय डेजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साइन बाय द चेयरमैन PTI इमरान खान, CC टू शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चौधरी फवाद हुसैन, डॉक्टर शीरी मज़ारी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। चौधरी परवेज इलाई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर तैनात हो गए। इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ फरमुदात हैं, उन्होंने क्या अर्ज किया, सुनो। ये जो पागल खान है, इसने ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। पाकिस्तान मुल्क है और मुल्कों में हुआ है। एक जमाने में इंडिया के पास सिर्फ 1 बिलियन रिजर्व्स थे, उनको अपना सोना बेचना पड़ा। ये ऊंच नीच आती रहती है। ऐसे बेवकूफ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया लोगों ने कि उसने सोचा ही नहीं। आज भी उसकी समझ ये है कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है। दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया। जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है। तो जरदारी साहब कह रहे थे कि कोई ऐसी बात नहीं है, मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। उन्होंने जापान की मिसाल दी, उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी और ब्रिटेन के हवाले से उन्होंने बात की। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कौमों की ज़िंदगियों में ऊंच नीच आती रहती है और उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन बात यह है कि जब कौमें दिवालियापन का शिकार होने वाली होती हैं तो बचती उस सूरत में है जब वहाँ की जो लीडरशिप होती है वो मुखलिस होकर उसको कौम को उस बहरान से निकालने की कोशिश करती है। ये शर्त है। अब आप जापान की, मैं तो कई दफ़ा कह चुका हुआ हूँ कि जापान जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। जर्मनी जो है वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। पाकिस्तान 1947 में बना, लेकिन 1945 में चाइना में इनकलाब आया था और चाइना वॉज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और बहुत दहाइयों तक वो वैसी रहा। लेकिन अभी जो चाइना की डेवलपमेंट है वो अनमैच्ड है। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 1970 की दहाई में UAE से, दुबई वगैरह से लोग डेवलपमेंट अगर देखनी होती थी तो कराची आते थे। लेकिन आज वहां की डेवलपमेंट देखें और पाकिस्तान के हालात देखें तो ये होता है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन उसके लिए फिर लीडरशिप की ज़रूरत होती है, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होती है, उसके लिए सियासत नहीं रियासत के लिए काम करना पड़ता है और बहुत सारी शराइत हैं। उसका जिक्र अगर आसिफ अली जरदारी साहब कर देते, गिवन द फैक्ट कि उनकी पार्टी की कितनी दफ़ा पाकिस्तान में हुकूमत रही है और क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका भी जिक्र कर देते तो मेरे ख्याल में बेहतर होता। बहरहाल आगे चलें। कमिंग बैक टू परवेज इलाई साहब। परवेज इलाई साहब तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हुए मीडिया के सामने आज क्या कहा, ये भी सुनो। हमारी जो जमात है PTI, वहाँ इतना मैंने जुनून देखा है लोगों के अंदर अपने लीडरशिप के साथ और पार्टी के साथ। जैसे वो भुट्टो के ज़माने में हुआ था ना, उससे भी डबल है। बल्कि जब पाकिस्तान बना ना, कायदे आज़म साहब ने जब नारा लगाया था तो वो वाली स्पिरिट आई है। चलो ये भी शुक्र है कि सदर बनने के बाद परवेज इलाई साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पे जाके ब्रेक लगा दी है। भुट्टो साहब को तो काटना था, काट दिया उन्होंने, लेकिन शुक्र है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब जिक्र किया उधर जाके उन्होंने ब्रेक लगा दी है। लेकिन बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे एक सवाल तो बनता है और वो सवाल ये है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रियाती कारकुन है वो भी ये सोच रहा होगा कि इमरान खान को, परवेज इलाई को सदर बनाने की क्या ज़रूरत थी। इमरान खान जितने मकबूल हैं तो उन्हें परवेज इलाई साहब को सदर बनाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, इसका जवाब इमरान खान साहब ने मुझे खुद दिया हुआ है। ज़मान पाक लाहौर में मेरी उनसे 2 दफ़ा मुलाकात हुई तो सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा परवेज इलाई इज़ माई न्यू फाउंड एडमिरेशन। और परवेज इलाई के ऊपर बड़ा प्रेशर था लेकिन उसके बावजूद वो डट कर खड़ा रहा और मुनस का बड़ा अहम किरदार है इसके अंदर, ये उन्होंने जवाब दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब की गलत फहमी है कि परवेज इलाई साहब उनके साथ डट कर खड़े थे। परवेज इलाई साहब इमरान खान के साथ सिर्फ इस वजह से डट कर खड़े थे क्योंकि एक आम पाकिस्तानी की जो अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ डट कर खड़ी थी, जिस पर परवेज इलाई और लाइक्स ऑफ परवेज इलाई ने तकरीबन पिछले 75 साल में हुकूमत की है। इस वजह से वो डट के इमरान खान के साथ खड़े थे। नहीं तो आपको पता कि उन्होंने तो कई दफे जिक्र किया, जी हांडी अभी पक रही है, अभी तो बहुत कुछ डाला, अभी तो उबाल आएगा, पता नहीं किस तरफ जा। ऑन रिकॉर्ड है इंटरव्यूज मुनस इलाई साहब के, परवेज इलाई साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा साहब ने कहा था तो हम इधर चले गए, अगर वो कहते उधर चले जाओ हम उधर चले जाते।
सो डट के वो सिर्फ इस वजह से खड़े थे बिकॉज अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो इमरान खान के खिलाफ है, उन्हें लग रहा था कि इमरान खान का पलड़ा फिर भी भारा है, इस वजह से। नहीं तो आप मुझे बताएं ना कि परवेज इलाही साहब जो है, अब जनजाद साहब के साथ परवेज इलाही थे, उनकी हुकूमत में थे, मियां नवाज शरीफ के साथ परवेज इलाही थे, जनरल मुशर्रफ के साथ परवेज इलाही थे, आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट बनते हैं उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर परवेज इलाही थे, और फिर जब इमरान खान वजीर आजम बनते हैं तो उनके इत्तेहादी परवेज इलाही थे, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही। मेरा सिर्फ सवाल यह है, मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो इमरान खान का नजरिया है और जो इमरान खान का स्ट्रगल है, जिसको लेकर वो कहते हैं मैंने 26 साल अपनी जिंदगी के दिए, और बिल्कुल दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इमरान खान की उस बात का मैं मोतरफ हूं, बट द क्वेश्चन इज कि जब इमरान खान बात करते हैं कि पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज की रियासत बनाना चाहता हूं, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत, दीगर जितनी भी बातें होती हैं, तो सारे नजरिए में इन 26 सालों में परवेज इलाही साहब कहां पर फिट होते थे, वो किधर फिट होते थे? और सवाल यह है मेरा कि परवेज इलाही साहब वो शख्स हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ के हवाले से कहा था कि 10 बार भी यूनिफॉर्म में इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे, लेकिन मुशर्रफ साहब की हाल ही में जो वफात हुई है, जनाजे पर नहीं गए थे। फवाद चौधरी गए थे बिकॉज ही वॉज ऑल्सो विद जनरल मुशर्रफ इन हिज पॉलिटिकल पार्टी। परवेज इलाही साहब ने बोला था 10 बार वर्दी में इस शख्स को सदर मुंतखब करेंगे, लेकिन जब उनकी वफात हुई है जनाजे में नहीं गए थे। तो परवेज इलाही साहब की जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी है ना, वो एक ही पार्टी है जो मकबूल है, जो या तो हुकूमत में या हुकूमत में आने वाली है। दूसरा एक और मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब का एक नजरिया है करप्शन को लेकर, और वो कहते हैं कि ये जो स्टेटस को की जमातें हैं, इनके तमाम असासे बाहर पड़े हैं, डॉलर्स में इन्हें फर्क नहीं पड़ता, डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए, और ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, वो सारी चीजें। I just have a simple question, and the question is that what is the list of assets of Chaudhry Parvez Illahi and Chaudhry Munus Illahi? I just want to know that because I've seen them in power since decades. दहाइयों से वो इक्तदार में है और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त उनका लाइफस्टाइल है, सारी चीजें हैं। बिल्कुल, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आज तक परवेज इलाही साहब और मुनस इलाही साहब का एहतसाब नहीं हो सका, और वो क्यों नहीं हो सका? वो इस वजह से नहीं हो सका बिकॉज दे वर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। Is there a list of assets of चौधरी परवेज इलाही and चौधरी मुनस इलाही? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये जो परवेज इलाही साहब का स्पीकरशिप थी और इनकी जो चीफ मिनिस्टरशिप थी, हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज आती रही हैं। एलडीए के मास्टर प्लान के हवाले से मुबैना तौर पे अरबों रुपए की करप्शन की स्टोरीज आती, विच आर येट टू बी वेरीफाइड। बहुत सारे, मिसाल के तौर पे मोहम्मद खान भट्टी साहब अभी जो पकड़े गए, उनके हवाले से अभी जो खबर आ रही है, उन्होंने ये कहा मोहम्मद खान भट्टी साहब ने कि जी इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट मुनस इलाही के कहने पे यहाँ पे की रहीम यार खान की शुगर मिल्स में बजरिया मुनस इलाही 10 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया, घोटकी में शुगर मिल्स में 25 करोड़ की चीनी खरीदी, 10 करोड़ रुपए गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में खर्च किया। ये सारे पैसे कहाँ से आए थे? अगर ये जो कह रहे हैं कि मुनस इलाही के बजरिया ये पैसे हमने इन्वेस्ट किए, ये पैसे, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम। अगर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा सकता है, तो क्या यह भी पूछा जा सकता है कि स्पेन में इस वक्त, स्पेन में जहां पर इस वक्त भी मुनस इलाही बैठे हुए तकरीबन पिछले 3 महीने से वो स्पेन में, कोई बताएगा कि मुबैना तौर पे स्पेन में चौधरीज का कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर काम कर रहा है? कितना बड़ा? मुझे वो बता दे, मैं तो सिर्फ सवाल पूछा। कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने बिजनेसेस? तो अगर नवाज शरीफ के असासे बाहर है और इस वजह से नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स का कनेक्शन नहीं बनता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसके असासे बाहर है, उसका मुफाद बाहर है, तो परवेज इलाही साहब का कैसे बनता है और मुनस इलाही साहब का? दैट इज जस्ट अ क्वेश्चन। और कल को अगर ये रिकंसाइल ना हुआ तो फिर उसके नतायज सर्टनली सामने आएंगे और वो फिर इमरान खान साहब को भुगतने पड़ेंगे, और वो फिर इमरान खान साहब को तब पता लगेगा कि फैसला सही था या गलत था।